इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर हर सेंस में कंप्लीट किया। आज हम इरिगेशन का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। यकीन मानिए, एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफी की ब्रांच से ही आएंगे, साइंस की ब्रांच से आ सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो इसकी भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे पहलुओं को कवर करेगा हमारा इरिगेशन का चैप्टर। लेटेस्ट डाटा भी हम डिस्कस करेंगे, इंडिया का सिनेरियो डिस्कस करेंगे, कई सारे फिनोमेनाज और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत कुछ सीखोगे और जानोगे। देखिए, हम इसके लिए अलग अलग एनसीईआरटीज़ के चैप्टर्स यूटिलाइज़ करेंगे और डी.आर. खुल्लर की बुक को फॉलो करेंगे। जहाँ से ज़रूरत होगा मैं लेटेस्ट डाटा का कंटेंट इंटरनेट से भी डाउनलोड करूँगा। फ़िलहाल जो मैंने कंटेंट लिखा है ये 8th क्लास साइंस का एक चैप्टर है एनसीईआरटी का। ये 8th क्लास साइंस का जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, मैं आपको एक बार उसकी शक्ल सूरत दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। कंटेंट तो हम एनसीईआरटी से ही लेंगे, खुल्लर तो करेंगे हम, लेकिन कंटेंट कवर करने की कलाकारी हम अपनी रखते हैं। हम गहरा जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो देखिए, चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। इसमें जब आप ऊपर आगे आगे जाएंगे तो आगे चले जाइए आप, ये आगे जा कर के आपको ये मिल गई इरिगेशन। ये इरिगेशन है और ये इरिगेशन है। आगे देखिए कितनी सुंदर इमेजेस इरिगेशन की दी हुई हैं। हम यहाँ से भी सेक्शन ले चुके हैं। हमने इसके अलावा 11th क्लास एनसीईआरटी के वोकेशनल कोर्स एग्रीकल्चर से जो इम्पोर्टेंट इरिगेशन का सेगमेंट था वो उठा लिया है और हम आगे बढ़ेंगे, खुल्लर को भी यूज़ करेंगे। शुरुआत करते हैं चीज़ों की। और शुरुआत में हमने जो इरिगेशन की डेफिनेशंस लिखी हैं 1, 2, 3, हमने उसे सिंपल से कंप्लीट की तरफ बढ़ाया है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ाया है ताकि आपको मीनिंग समझ आए कि स्पेसिफिकली इरिगेशन किसे कहा जाता है। जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर आती है? पिक्चर आती है कि हम सिंचाई की बात कर रहे हैं, पानी सींचना, ज़मीन को पानी से सींचना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट सिंचाई। और आप सब जानते हैं कि पंजाब में जब आप रहते हैं तो यहाँ पर इरिगेशन डोमिनेट करता है। खेतों में जगह जगह पर ट्यूबवेल लगे हैं जिन्हें कोई मोटर बोलता है, कोई पंजाबी में बम्बी बोलता है कि बम्बी ते जाना, मोटर ते जाना। दे आर बेसिकली द ट्यूबवेल्स। तो जगह जगह खेतों पर ट्यूबवेल लगा है और ट्यूबवेल के पानी से खेतों की सिंचाई होती है। खेत ट्यूबवेल के पानी से सींचे जाते हैं। ये इरिगेशन है। इंडिया में एग्रीकल्चर में रेनफॉल डोमिनेट करता है। हमारा ऑलमोस्ट 63-64% एग्रीकल्चर रेनफॉल पर निर्भर है। इट इज़ रेन फेड, इसको कहते हैं रेन फेड, वर्षा पर आधारित कृषि। मतलब आज भी देश में अप्रॉक्स 60% खेती बाड़ी ऐसी है जिसमें आर्टिफिशियली बरसात के पानी को कोई और पानी ऐड ऑन नहीं किया जाता। मतलब आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है। इस आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई सिस्टम को ही इरिगेशन कहते हैं। मतलब आज भी 60% के आसपास की खेती हमारे देश में वर्षा पर आधारित ही हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर इंडिया में 36, 37 या 38% एग्रीकल्चर अंडर इरिगेशन है तो भी हम ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड लेवल पर, ये लाइन हमने लिखी है कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया परहैप्स द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। इंडिया हैविंग द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। अभी सिंपली हमारा 37% के अराउंड एग्रीकल्चर ही इरिगेटेड है और फिर भी ये दावा है कि इंडिया के पास लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है वर्ल्ड में। ये एनसीईआरटी कह रही है। 62-63% के आसपास इलाका अभी वर्षा पर निर्भर है। उसे हमें अंडर इरिगेशन लेकर के आना है। अगर हम बेटर क्रॉप यील्ड चाहते हैं, प्रोडक्शन को इन्हांस करना चाहते हैं, इरिगेशन नेटवर्क हमें वहाँ भी एक्सटेंड करना है, ये ज़रूरी है।
ये सब चीज़ें जानने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि पानी का महत्व पौधों के जीवन में इतना क्यों है, पानी इतना ज़रूरी क्यों है, पानी क्या भूमिका निभाता है। तब आप समझ पाएंगे कि पानी को लेकर के खेती बाड़ी में इतनी मारोमार क्यों है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वाटर इन द प्लांट लाइफ। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एनी लिविंग बीइंग टू रिमेन अलाइव। किसी भी बायोटिक लाइफ फॉर्म के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए जीवित रहने के लिए पानी तो अनिवार्य है, ज़रूरी, एसेंशियल है। लेकिन प्लांट किंगडम के लिए, प्लांट लाइफ के लिए पानी की क्या भूमिका है, उसे समझे तो समझेंगे कि सिंचाई की, इरिगेशन की क्या भूमिका होती है खेती बाड़ी में। देन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। इन सारी चीज़ों को हम बहुत तरीके से अप्रोच करेंगे। हम आपको इंडिया में ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और हम फिर चैप्टर को एनालिटिकल लेवल तक आगे ले जाएंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। देश में खेतीबाड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत में है। फूड सिक्योरिटी के पर्पस को देखते हुए, हंगर को दूर करने को देखते हुए, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने को देखते हुए, गरीबी यानी कि पॉवर्टी को दूर करने को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कितना नेसेसरी है, हम ये समझ सकते हैं। और एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस एम्पल हो, इसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉप्स की यील्ड बेहतर हो, और क्रॉप्स की यील्ड को बेहतर करने के लिए पानी की बड़ी भूमिका है। और ऐसे में पानी भारत में वर्षा का, रेन का, पूरे साल का 3 से 4 महीने में ही अवेलेबल हो जाता है। लेकिन खेतीबाड़ी हम राउंड द ईयर करते हैं। तो ऐसे में जानना ज़रूरी है कि इरिगेशन कैसे मल्टीपल क्रॉप्स के लिए ज़िम्मेदार हो सकता है, जन्म दे सकता है मल्टीपल क्रॉप्स को। इरिगेशन कैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर को जन्म दे सकता है, सघन खेती, घनी खेती को। इरिगेशन कैसे उन एरिया तक एग्रीकल्चर एक्सटेंड कर सकता है जहाँ पर अभी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। इरिगेशन कैसे राउंड द ईयर एग्रीकल्चर करवा सकता है। ये सारी चीज़ें हम इरिगेशन के माध्यम से समझेंगे। सो इरिगेशन सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट जो 8th क्लास कह रही है वो ये है कि दैट इज़ द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। रेगुलर इंटरवल पर पानी की सप्लाई क्रॉप्स को कराना, दैट इज़ इरिगेशन। यानी कि फसलों को पानी देना समय समय पर, ये इरिगेशन है। वो समय समय, वो रेगुलर इंटरवल, मतलब कि एक डिटरमिन्ड पाथ होता है कि फसलों की ज़रूरतों को देखते हुए, मिट्टी को देखते हुए, सॉइल को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, सीज़न को देखते हुए। सो सीज़न, क्रॉप एंड सॉइल, ये चीज़ें मेन मैटर करती हैं। क्रॉप टू क्रॉप टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इरिगेशन बदलती है, सॉइल टू सॉइल टाइम एंड फ्रीक्वेंसी बदलता है, एंड सीज़न टू सीज़न टाइम एंड फ्रीक्वेंसी बदलता है। कितना फ्रीक्वेंटली देना है ये सीज़न टू सीज़न। अगर गर्मियों के दिन है, बहुत फ्रीक्वेंटली इरिगेट करना पड़ेगा आपको फील्ड, लेकिन विंटर्स में शायद उतना फ्रीक्वेंटली ना करना पड़े। फिर दिन के किस पहर में देना है, समय कब रखना है, ये तय करना ज़रूरी है। फिर सॉइल की क्वालिटी को देखते हुए ये देखना ज़रूरी है कि पानी देना किस सॉइल में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। सो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। अगले लेवल पे डेफिनेशन को देखते हैं। वो कहती है कि द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये नेचुरली नहीं पानी अवेलेबल हो रहा, आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये मैन मेड एफर्ट से मिल रहा, दैट्स वाई द टर्म इज़ आर्टिफिशियल। दिस सप्लाई ऑफ वाटर इज़ नॉट बाय द नेचर, इट इज़ मैन मेड। मनुष्य के किए गए प्रयासों से, मनुष्य के बनाए गए ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर से, मनुष्य के द्वारा अप्लाई की गई टेक्नोलॉजी एंड साइंस की मदद से आप खेतों को पानी देते हैं। तो ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ओके, नॉट नेचुरल। सो द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रेनफॉल इज नोन एज इरिगेशन। यानी कि अगर आपके पास एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं है, पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है वर्षा के नाम पर, रेनफॉल के द्वारा
पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तो प्लांट की अच्छी ग्रोथ और प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए अगर आप मैन मेड एफर्ट्स की मदद से पानी दे पा रहे हैं, दिस आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर टू सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रेनफॉल इज नोन एज इरिगेशन। इसको इरिगेशन कहते हैं। ओके, तो वर्षा के जल के द्वारा खेती की ज़रूरतों की पूर्ति ना कर पाना, वर्षा के द्वारा खेती की ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने के कारण यदि मनुष्य अपने प्रयासों से खेती को जल दे रहा है ताकि खेती का बेहतर प्रोडक्शन हो, बेहतर ग्रोथ हो, तो ये प्रयास उसका, ये जल जो है ये सिंचाई कहलाता है, ये इरिगेशन है। ओके, थर्ड है इरिगेशन इज द कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर। जब भी आप बारिशों की बात करते हैं, रेनफॉल की, तो कभी भी आप देखेंगे बहुत रेयर ही, अगर बहुत ज़्यादा किसान को जानकारी नहीं हुई या कोई और कारण बन गया तो होगा, अदरवाइज़ आपने कभी सुना होगा कि इसने इरिगेशन से अपनी फसल बर्बाद कर ली, नहीं। लेकिन बारिशें क्या है, बारिशों से आपने कई बार सुना होगा फसलें बर्बाद हो गई। क्यों? बारिशें ज़्यादा आ गई, बारिशें गलत समय पर आ गई, बारिशें आए ही नहीं, बारिशों में ब्रेक बहुत आ गई। तो मॉनसून हमारे देश में कैसा है? मॉनसून इर्रेगुलर, रेगुलरिटी नहीं है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, पता नहीं है कितना आ जाए, कब आ जाए, क्या हो जाए। इर्रेटिक है, इर्रेगुलर है, अनसर्टेन है, इर्रेटिक है, ये सारे गुण जुड़े हुए हैं मॉनसून से। अनकंट्रोल्ड है ना, दैट सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स टू द फील्ड इज अनकंट्रोल्ड ना, दैट्स वाई कभी कम है, कभी बहुत ज़्यादा है। बहुत रेयर ही होगा कि बिल्कुल उतनी ही हुआ पानी जितना फसल को चाहिए था, ये तो बहुत रेयर ही होता है। शुक्र मनाता है किसान उस समय कि चलो ना इस बार कम बारिश हुई, ना बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ना बेमौसमी हुई, मतलब जब चाहिए था, जितनी चाहिए थी उतनी हुई है, शुक्र है भगवान का, बढ़िया हो गए। लेकिन सिंचाई के मामले में तो ऐसा नहीं होता। सिंचाई के मामले में तो शुक्र भगवान का नहीं करके वो ये देखता है कि मैं देखूंगा कि किस समय पर कितना पानी कितनी मात्रा में चाहिए, मैं उस समय में उतना दे दूंगा, है ना। तो अभी 2 दिन के लिए लगातार लगाना पड़ेगा, खेत को इतनी इंच भरना है, वो उतना पानी दे देगा। आगे 10 दिन तक नहीं पानी चाहिए, अभी मिट्टी में नमी है तो 10 दिन तक नहीं देगा, गैप डाल देगा, फिर 11वें 12वें दिन में डाल देगा। तो दैट्स वाई इरिगेशन टेक्निकली क्या है, कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ वाटर है। एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज इन कंट्रोल्ड मैनर, ओके। So the man can control the supply of water to the fields as per the needs of the crops, as per the requirement of the season, as per the needs of the soil. Man can control the supply of water to the agricultural fields. So it is the controlled application. So it is a controlled application of water through man-made systems to meet requirements of agriculture. To meet requirement of agriculture. इसमें आगे ये लाइनें जोड़ लेना। The artificial supply of water is required to support plant growth and production in the absence of adequate supply of water through rainfall is known as irrigation. Okay? तो this is the complete system. अब last definition हमारी क्या बनी कि irrigation is the controlled application of water through man-made systems to meet requirements of agriculture, to support plant growth and production in the absence of adequate supply of water through rainfall is known as irrigation. Okay? Is that clear? तो man made system है इसलिए artificial है, irrigation है, सिंचाई है, व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है इसलिए बहुत ही controlled application है, और regular intervals पर की जाती है, ऐसा शुरुआती लाइन में ही लिख दिया गया था। और इन सब का लास्ट टू लास्ट पर्पस अचीव क्या करना है, कर क्यों रहे हैं इरिगेशन? लास्ट टू लास्ट पर्पस अचीव करना है, प्लांट की ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ही हमें अचीव करनी। प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट की प्रोडक्शन बम्पर हो, तो यील्ड हमें बम्पर मिल जाए और ग्रोथ बेहतर होगी तभी यील्ड बम्पर मिलेगी। अगर प्लांट अच्छा ग्रो करेगा तो अच्छा फल देगा, अच्छा दाना देगा, सब कुछ अच्छा करेगा, बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ से फिर दिमाग में बात आती है कि प्लांट के जीवन में पानी की भूमिका इतनी क्या है।
प्लांट की लाइफ में पानी इतना क्या ज़रूरी है। तो हम उन चीज़ों की ओर अब बढ़ेंगे, उसके पहले ये 1-2 लाइनें लिखी हैं, इसे समझ लीजिए। इन इंडिया परहैप्स मोर देन 80% ऑफ द अवेलेबल वाटर, मतलब 80% ऑफ द अवेलेबल वाटर, वी आर सेइंग दैट वाटर इज अवेलेबल इन टू मैनर, सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर। सरफेस वाटर, सब सरफेस वाटर, वाटर रिसोर्सेज के चैप्टर में सारा पढ़ा दिया। ज़मीन पर उपलब्ध पानी, लेक है, रेन अरे यार वो क्या, वाटरफॉल है, रिवर है, पॉन्ड है, स्ट्रीम्स है, वट। और ग्राउंड वाटर आपको पता ही, ज़मीन के नीचे का पानी जो वेल, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स की मदद से हमें मिलता रहता है। तो सरफेस और सबवेस वाटर सारा ले लिया है, बरसात का पानी इसी में आ जाएगा। अवेलेबल वाटर में से 80% वाटर आप सब जानते हैं कहाँ चला जाता है, इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब इतना डोमिनेंटली पानी में पानी को यूटिलाइज कर रहा है इरीगेशन। ओके, इन इंडिया परहैप्स मोर देन 80% ऑफ द अवेलेबल वाटर इज यूज्ड फॉर इरीगेशन। हैविंग परहैप्स द लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड, इंडिया फेसेस एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। अब 80% ऑफ द अवेलेबल वाटर इरिगेशन में यूज़ हो रहा है, सबसे पहला फैक्ट। तो इरिगेशन कितना बड़ा लायन शेयर होल्ड कर रहा है पानी का। सेकंड, लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है भारत के पास, लेकिन कब है इतना इरिगेटेड एरिया लार्जेस्ट, जब सिर्फ अभी 37-38% एरिया ही इरिगेटेड है ऑफ एग्रीकल्चर, बाकी तो अभी एग्रीकल्चर के अंदर कवर भी नहीं है। लेकिन ये परिस्थितियां तब है जब भारत में एक्यूट वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी बहुत ज़बरदस्त है। तो भारत वो मुल्क है जिसमें पानी कमी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। ऐसे मुल्क में लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया है वर्ल्ड का, और इरीगेशन कुल उपलब्ध पानी का 80% ले जाता है। तो अगर वाटर स्कार्सिटी थोड़ी सी और एक्यूट होती है तो फिर ये जो अवेलेबल वाटर है ये इम्पैक्ट होगा। तो सबसे हैवीली इससे कौन इम्पैक्ट होगा? इरिगेशन, क्योंकि वही सबसे हैवीली इस पे डिपेंडेंट है। सबसे हैवीली वही इरिगेशन इम्पैक्ट होगा, और वो इरिगेशन जब इम्पैक्ट होगा तो सिर्फ 37% एग्रीकल्चर ही इरिगेटेड है। स्टिल इंडिया के पास लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है, लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया है। तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आना, इरिगेशन में इम्पैक्ट आना, इंडिया के इरिगेटेड एरिया को हैवीली इम्पैक्ट करेगा, और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन यील्ड को बहुत हैवीली इम्पैक्ट कर सकता है। ये फिर सारे भारत जैसे मुल्क में जहाँ पर माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, हंगर, बैकवर्डनेस अभी इतने इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, मार्जिनलाइजेशन इतना बड़ा मुद्दा है, वहाँ पर खेती प्रधान देश में अगर, जिसमें कि लगभग 58% पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, उस खेती प्रधान देश में अगर खेती को कुछ कमी आती, नुकसान होता है, तो उसके रिपरकशंस बहुत खतरनाक निकलते हैं, डिवास्टेटिंग। सभी आंकड़े जो कि भारत की आर्थिक प्रगति को गिराने का दम रखते हैं, वो सारे आंकड़े, सारे फिगर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। चाहे वो गरीबी का डेट फिगर हो, आंकड़ा हो, चाहे भुखमरी का हो, हंगर का, चाहे वो माल न्यूट्रिशन का यानी कि कुपोषण का हो, चाहे सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का डाटा हो, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का डाटा हो, सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए इस विषय को हमें ध्यान से देखना होता है। आगे लिखा है कि अगर ये एक्यूट वाटर स्कार्सिटी वाली कंडीशन भी है तो हम क्या कर सकते हैं? वी नीड टू अडॉप्ट इरीगेशन मेथड्स दैट हेल्प इन नॉट ओनली इन सेविंग फ्रेश वाटर। हम ऐसे इरीगेशन तरीके अपनाएं जो फ्रेश वाटर को तो सेव करे ही करे, बट उसके साथ ही बट ऑल्सो प्रोवाइड सफिशेंट वाटर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। तो सफिशेंट वाटर भी मिल जाए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, और बहुत बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर हमारा बच भी जाए। पानी बचाएंगे भी, लेकिन पौधों की ज़रूरत को भी पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा पूरा करेंगे। इसके लिए फिर हमें कुछ मेथड्स अपनाने होंगे, जो कि मैं लेक्चर के आगे के भाग में पढ़ाऊँगा, माइक्रो इरिगेशन मेथड्स। अभी नहीं, वो हम करेंगे आगे जा कर के, जब हमें समझ आएगा कि हमारे इंडिया के आज़ादी के बाद से अब तक के प्रयासों से जो इरिगेशन मेथड अपनाए गए हैं वो नाकामयाब रहे कई मामलों में। इसलिए ज़रूरत है माइक्रो इरिगेशन मेथड्स की। क्यों? क्योंकि पानी बचाना भी है फ्रेश, लेकिन फसलों की पानी की ज़रूरत को बहुत अच्छे से पूरा करना भी है। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो पाएंगी? शायद उसका जवाब माइक्रो इरिगेशन मेथड है,
लघु सिंचाई तरीके हैं वो हम कराएंगे आपको, बट उसके पहले शुरू होते हैं इस प्रश्न के साथ, व्हाई इरिगेशन, क्यों इरिगेशन? All living being needs water to live because water is important for proper growth and development. सभी जीवित चीज़ें जो हैं, सभी जीव जो हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत है क्योंकि पानी ज़रूरी होता है प्रॉपर ग्रोथ ऑफ दैट लिविंग बीइंग एंड उसकी डेवलपमेंट के लिए। बट हेयर वी विल स्पेसिफिकली डिस्कस द प्लांट वर्ल्ड, पर यहाँ पर हम सभी लिविंग बीइंग्स में से प्लांट वर्ल्ड की बात करने जा रहे हैं। अब प्लांट वर्ल्ड में पानी कैसे भूमिका निभाता है? वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, प्लांट की जड़ें पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, जड़ों की मेन भूमिका यही है। दिस इज़ द मेन रोल ऑफ द रूट्स। और बहुत से रोल है, लेकिन उनमें एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है टू एब्जॉर्ब द वाटर। सो वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। मेजॉरिटी प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स, जो फर्टिलाइजर्स रिसीव होते हैं, जो एब्जॉर्ब होते हैं, वो सॉल्यूबल फॉर्म में ही होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होके ही होते हैं। ओके, सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट का अगर हम प्लांट वेट की बात करें तो 90% उसमें पानी ही है। मतलब जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं 70% वाटर है बाय वेट, ऐसे ही प्लांट की बात करें तो 90% वाटर है बाय वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर एंड वाटर इज़ असेंशियल फॉर द प्लांट्स बिकॉज, पानी जरूरी है पौधों के लिए। क्यों? उसके कारण लिखे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि पानी पौधों के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पानी के वाया एक्टिवेट होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेसेस पानी के वाया एक्टिवेट होते हैं। प्लांट का टेम्परेचर पानी रेगुलेट करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पानी के द्वारा ही आती है। सो प्लांट की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, टेम्परेचर रेगुलेशन, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, फूड भोजन बनाना और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना सारा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट द होलसम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये सारी चीज़ें पानी पर ही खड़ी हैं। पानी होगा तो एक पौधे में, एक जीव में ये सब हो पाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में वाटर एसेंशियल क्यों है ये समझेंगे तो समझ में आएगा कि इरिगेशन क्यों करना है। व्हाई डू वी नीड इरिगेशन, ये समझने के लिए समझिए कि पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए पानी क्यों ज़रूरी है। व्हाई वाटर इज़ एसेंशियल, इसको समझाते हैं, एहसास कराते हैं आपको ताकि बात समझ आ जाए। पहले सबसे पहली चीज़ है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशंस। तो सीड्स का जर्मिनेशन ही नहीं होगा अगर कंडीशंस ड्राई होंगी। इसके लिए ये समझिए कि ये कहना क्या चाहता है, ये बताना क्या चाहता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड मतलब बीज का अंकुरण, बीज का अंकुरित हो जाना जर्मिनेशन कहलाता है सीड का। सिंपल जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है? सीड माने बीज। जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के वाया एक सीड प्लांट में बदलता है, ग्रो करता है, इसे जर्मिनेशन कहते हैं। आपने ज़मीन में बीज दबाया, कोई बीज खरबूजे का, तरबूजे का, जो आपको अच्छा लगता है, मस्क मेलन, वाटर मेलन, वट एवर यू वांट, आपने ज़मीन में बीज दबा दिया तो बीज आगे पौधा बनेगा ना भाई। वो तभी बनेगा जब प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन एक्टिवेट होगा। ये जर्मिनेशन सीड का होता है पानी के ही कारण। सोचिए कितना ज़रूरी है, कैसे होता है ये हम आपको बता देते हैं। सुनिए, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, मैं ऊपर वाला डिलीट कर सकता हूँ, इसे मिटा दें ताकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पर लिखा दूँ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वाटर प्लांट के लिए, वो तो मेन कहानी अभी हमने समझी है, फॉर द पर्पज़ ऑफ द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स। प्लांट में न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स और मिनरल्स डिज़ोल्व करके ले जाने के लिए जिम्मेदारी पानी को दी गई है। और किसी भी तरह से न्यूट्रिशन के बिना, मिनरल्स के बिना, खाद यानी कि फर्टिलाइज़र्स के बिना
कोई सीड आगे कैसे बचेगा, जिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज़ द प्लांट वाटर हेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द absorption of nutrition, minerals, fertilizers। ये सारी चीज़ें पानी पर टिकी रहती हैं, इसलिए सॉइल को हमें नम रखना पड़ता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीड के जर्मिनेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि सॉइल का पीएच लेवल ना तो एसिडिक हो उस लेवल पर बहुत, ना ही एल्कलाइन हो, क्योंकि पानी का पीएच लेवल न्यूट्रल है। ऐसे में पानी की मात्रा सॉइल को न्यूट्रल पीएच की तरफ लाने का प्रयास करती है, ना तो उसे ज़्यादा एसिडिक रहने देती है, ना ज़्यादा एल्कलाइन बनने देती है। ओके, सो द मेन इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ वाटर इज़ टू मेंटेन द पीएच लेवल ऑफ द सॉइल। और पीएच लेवल अगर ज़्यादा एसिडिक या एल्कलाइन नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल के क्लोज रहेगा, तो सीड जर्मिनेट करेगा। ये दूसरी बड़ी चीज़। तीसरी बड़ी चीज़ जो कि बिल्कुल टेक्निकली आपको पता होनी चाहिए, जो कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते टेक्निकली ये जवाब आपसे मांगा जाएगा, वो क्या है? ये इम्बिबिशन प्रोसेस है। क्या है मतलब ये? देखिए, प्लांट क्या है एक्चुअली में, सीड क्या है एक्चुअली में? आपने फल खाया और जब आप फ्रूट खाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि वो एक तरह से स्वॉलन ओवरी ही है, स्वेल की हुई ओवरी है। तो उसमें जो सीड है वो क्या है? वो फर्टिलाइज्ड ओवम है। जब पोलन ओवरी से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइज्ड ओवम्स हैं, बीज। अब बीज ऐसे में अपने आप में एक हार्ड कोटिंग डेवलप कर जाता है अपने सराउंडिंग में, बहुत ही हार्ड कोटिंग होती है। और वो हार्ड कोटिंग बीज कैसे डेवलप कर जाता है? बीज पूरी तरह से अपने आप को डिहाइड्रेट कर लेता है, सीड डिहाइड्रेट कर लेता है, सुखा लेता है अपने आप को, पानी निकाल देता है और अपने आसपास एक स्ट्रॉन्ग हार्ड कोटिंग क्रिएट करता है, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है क्या? जिसके अंदर एम्ब्रियो और फूड स्टोर, एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहता है और फूड स्टोर्ड रहता है, जो फूड आगे एम्ब्रियो के काम आएगा। मतलब बीज में जीवन छुपा हुआ है। ईश्वर की कृपा देखो, बीज में जीवन रख दिया, बीज को एक सख्त सुरक्षित कवच दे दिया बीज की कोटिंग के रूप में। और उन बीज की अगर पानी बीज में रहता तो बीज नरम होता, नरम होता तो उंगली में, पैरों के नीचे या कहीं भी दब के फिस के ख़त्म हो जाता, तबाह हो जाता। लेकिन सख्त जान है, सख्त बीज है, गेहूं का दाना सख्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पानी में रखो तो फिर नरम पड़ जाता है, थोड़ी देर बाद देखिए तो नरम हो गया, तो इसलिए सूख गया है। और क्योंकि अपनी सख्त कवच के अंदर जीवन है, एम्ब्रियो लेके बैठा है और उस एम्ब्रियो के लिए भोजन भी लेके बैठा है। लेकिन अपने आप से कुछ होगा नहीं, प्रकृति एक योग बनाएगी, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगी, तब सब कुछ होगा। तो वो क्या होगा? बीज आपने ज़मीन में दबा दिया, ज़मीन में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ है, मिनरल्स है, तो आपने सॉइल में बीज दबा दिया। अब आपने पानी जब दिया तो क्या होगा? इम्बिबिशन का प्रोसेस एक्टिवेट होगा। मतलब पानी एब्जॉर्ब करते ही जो सीड की आउटर लेयर है वो स्वेल करेगी, स्वेल करेगी, और स्वेल करने से वो क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी। स्वेल करते करते सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट हो जाएगी तो रप्चरिंग में आसानी हो जाएगी, नरम हो जाएगी तो रप्चरिंग में आसानी हो जाएगी, सराउंडिंग रीजन से चीज़ें एब्जॉर्ब करने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे ही आउटर लेयर स्वेल करना शुरू हो जाएगी, जो बीज के अंदर खास तरह के प्रोटीन हैं जिन्हें एक्टिवेट होना ज़रूरी है, जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी कहते हैं, खास तरह के प्रोटीन हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एंजाइम्स हैं। ये खास तरह के प्रोटीन एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे? पानी मिलते ही ये एंजाइम एक्टिवेट होकर के क्या करेंगे? ये एंजाइम एक्टिवेट होकर के एम्ब्रियो को एक्टिवेट करेंगे और जो बीज के अंदर मेटाबॉलिज्म सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से बीज में जो फूड स्टोर्ड था उस फूड का मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा। वो फूड ब्रेकडाउन